परम श्रद्धेय स्वामी सुधानंद गिरी जी, आपको दंडवत नमन और प्रणाम। यंत्र इंडिया लिमिटेड के सीएमडी श्री राजीव पुरी जी, तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और यंत्र इंडिया लिमिटेड का संपूर्ण परिवार, आप सबको मैं हृदय से नमन करता हूं और बधाई देता हूं कि आप लोगों ने 1 वर्ष इस कंपनी का पूर्ण किया है और इतनी संघर्षपूर्ण तरीके से पूर्ण किया है कि आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सब ने जो कठिन मेहनत का ये रास्ता पूर्ण किया, ये हृदय से मैं आप सबको हार्दिक बधाई और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने प्रथम स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुझे यहां पर ये सम्मान दिया है, ताकि मैं अपने उन वीर सपूतों की, मां भारती के उन लालों की, जिन यंत्रों के माध्यम से वो सीमाओं पर खड़े होकर के लड़ते हैं और इस मां भारती की रक्षा और सुरक्षा करते हैं, तो हृदय से आभार है। आप सिर्फ फौज के अंदर देखा था इन यंत्रों को, कंपनियों का नाम सुना था, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री फलाने से वहां से ये यंत्र आ रहे हैं, ये साजो सामान आ रहा है, लेकिन उन लोगों से मिलने का सौभाग्य मुझे आज मिला है। ये जो भी हम काम करते हैं, स्वामी जी कहते हैं, क्योंकि अगर हम दिल से काम करते हैं, आत्मा से काम करते हैं, तो हमारा वो काम नहीं होता, वो पूजा हो जाती है। जिस तरह से हम घर में रोज खाना बनता है, वो तो सिर्फ खाना होता है, लेकिन मंदिर में वही खाना भाव के डाल में होता है, तो वो प्रसाद हो जाता है। तो जो भी हम कर्म करते हैं, उस कर्म को अगर पूजा के तरह से हम कर्म करते हैं, तो उसका फल तो अनेकों अनेक प्रकार से हमको मिलता है। और इसी तरह हमारा ये देश, हमारा ये संसार आगे बढ़ता रहता है। हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर मौके मिलते हैं। जिस तरह से अभी आपको एक मौका दिया परमात्मा ने कि एक नई कंपनी का आगाज हुआ है, तो उसी तरह से हर इंसान को भी मिलता है। मुझे भी मिला, क्योंकि हम जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो पढ़ते हैं, उसी से कहीं ना कहीं एक नजरिया, एक सोच, एक विचार बनता है और उसी विचारों के आधार के ऊपर हमारी जो जीवन की शैली निर्धारित होती है, हमारे कर्म निर्धारित होते हैं। मैं एक किसान और जवान का बेटा हूं। पिता से 65 और 71 के युद्धों की दास्तानों को सुनकर के बड़ा हुआ था। किताबों में मां भारती के उन लालों की कहानियों को पढ़ करके बड़ा हुआ था कि एक 12 साल का लड़का अपने खेतों के अंदर बंदूकें और गोलियां बोता है और 23 साल की अवस्था में इस देश की आजादी के लिए फांसी के फंदे को अपने गले में डाल करके मां भारती की गोद में सो जाता है। एक ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति की कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ, जिसने कसम खा रखी थी कि अंग्रेजों के जीते जी हाथ नहीं आऊंगा, और उसने अपनी लास्ट गोली को अपनी कनपट्टी पर लगा करके अपनी मां भारती की गोद में सो गया। मैं उस कहानी को पढ़ करके बड़ा हुआ कि -50 डिग्री टेम्परेचर, जहां पर कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, लेकिन इस हिंदुस्तान के सैनिक ने कैद पोस्ट को अपने बाना पोस्ट के नाम से जना दिया। हम उसकी कहानी को पढ़ करके बड़े हुए। उसी की सोच, उसकी विचारधारा जब हमारे मस्तिष्क के अंदर अंकित होती है, जो आज यंत्र इंडिया लिमिटेड के सीनियर टॉप से लेकर के और एक जूनियर जो हमारा कर्मचारी है, आपस में जब तक हमारा अनुभव एक दूसरे को शेयर नहीं होता है, जब शेयर होता है तो हमने कहीं ना कहीं हमारे मन मस्तिष्क के अंदर हमारे जो हीरोज हैं,
कोई ना कोई किसी का हीरो होता है, तो वो हीरो की जो छवि जब हमारे अवचेतन मस्तिष्क के अंदर अंकित होती है, तो हमारा बॉडी उसी तरह से हार्मोन्स रिलीज करता है, हमारी सोच उसी तरह से बनती है। तो उन सबको देख करके, सुन करके, पढ़ करके सिर्फ एक ही मन के अंदर एक ही भाव और भावना थी, फौजी बनना है। पिता बताते हैं कि लड़ाइयों के अंदर खाना नहीं मिलता है, पानी नहीं मिलता है, सोना नहीं मिलता है, और दिन रात लड़ना ही लड़ना और अपने साथियों की लाशों के बीच से होकर के गुजरना पड़ता है। बच्चा था तो मन में बड़ी जिज्ञासा थी, पिता कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, ऐसा होता है क्या? लेकिन फिर सोचा कि नहीं, उन पलों को जीना है, उन परिस्थितियों को जीना है, मुझे उनमें रहना है। मात्र 16 साल 5 महीने की उम्र थी, 12th क्लास का छात्र था, और मैं मेरठ बीआरओ में भर्ती देखने के लिए गया, और मेरठ से भर्ती होकर के उस सेंटर में गया, उस रेजिमेंट में गया जिसका इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था। CQMH अब्दुल हमीद, जिसने 1965 में अकेले ने ही दुश्मन के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया, और 9वें के ऊपर निशाना लगाते लगाते वो मां भारती की गोद में चला गया, उस ग्रेनेडियर रेजिमेंट में गया। 9 महीने की वहां पर ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग के बाद फिर मुझे फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर दिया गया। मेरी बटालियन उस समय कश्मीर में थी। वहां पर भी बहुत सारे ऑपरेशंस हमने लॉन्च किए, जो उग्रवाद की वहां पर युद्ध भारतीय सेना 1990 से लड़ती चली आ रही है, उस युद्ध का हिस्सा बनने का मुझे सौभाग्य मिला। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। वर्ष 1998 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्क परमाणु संपन्न राष्ट्र बन चुके थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इस चीज को बखूबी महसूस किया कि दोनों ही मुल्क बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए। छोटी सी भी चिंगारी मानवता का बहुत बड़े स्तर पर विनाश कर सकती है, इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया, क्योंकि जहां शांति होती है वहां उन्नति और विकास होता है। दोनों ही मुल्क पॉलिटिकल स्तर के ऊपर एक सौहार्दपूर्ण मैत्रीपूर्ण वातावरण में आगे बढ़ते रहे। समझौता एक्सप्रेस चली, लाहौर बस यात्राएं हुई, लेकिन तत्कालीन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ, वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण हो, दोनों मुल्क तरक्की के राह पर आगे बढ़ सके। उन्होंने 1971 का शिमला समझौते का उल्लंघन किया। कारगिल, बटालिक, दरास ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर सर्दियों के समय -60 डिग्री टेम्परेचर पहुंचता है, जहां जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है, वहां ये कानून था कि सर्दियों के समय में दोनों सेनाएं विड्रॉल होकर के अपने अपने बेस कैंप में आएंगी। हमारी भारतीय सेना उसी कानून के तहत अपने बेस कैंप में आई, लेकिन पाकिस्तान की सेना वहां वापस न जाकर के पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ ने 4 नई बटालियन को रेज किया और कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक इन तमाम सेक्टरों के अंदर डिप्लॉयड कर दिया। ये फिल्म बहुत कुछ दर्शाती है, बहुत कुछ कहती है, और एक इंसान के जीवन, चाहे उसका पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, दोनों को ही बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। आज से 5000 वर्ष पूर्व जब एक महाभारत का युद्ध, और उस युद्ध के सबसे बड़े जो योद्धा, जो एक सारथी भगवान श्री कृष्ण, युद्ध के मैदान में भी गीता का वो ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था, और जो आज भी सार्थक है। उन्होंने यहां पर बहुत कुछ कहा, लेकिन कुछ चीजें यहां पे बताना चाहता हूं कि जब दोनों तरफ से सेनाएं खड़ी हो जाती हैं,
क्योंकि यह शरीर भी पांच ही तत्वों का बना हुआ है, और इसमें मन सबसे एक अहम तत्व। जो व्यक्ति मन के वशीभूत होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि मन तो भटकता है। तो यहां पर अर्जुन का मन भटका, उसने देखा कि मेरे ही सारे रिश्तेदार, ताऊ चाचा, घर वाले खड़े हैं, अगर इनको मैं मार दिया और ऐसी जीत भी हासिल कर ली थी, उससे मुझे क्या लाभ होगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि युद्ध के क्षेत्र के अंदर योद्धा का परम धर्म है कि वो अपना कर्म करे, और एक सैनिक का सबसे बड़ा धर्म उसका राष्ट्र धर्म है, राष्ट्र सुरक्षा है। और उस राष्ट्र सुरक्षा के लिए अगर उसको मर मिटना भी पड़े तो वो मर मिट जाए। वीर भोग्या वसुंधरा, क्योंकि वीर हमेशा धरती और स्वर्ग का सुख भोगते हैं। और इस तरह से उन्होंने अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया, और उन्होंने युद्ध लड़ा। एक प्रोफेशनल, एक योद्धा को इतना मोटिवेट किया कि उसने उस महाभारत के युद्ध के अंदर वो जीत हासिल हुई। क्योंकि हम भी जीवन में युद्ध लड़ रहे हैं, हर दिन जब एक नया जीवन का आगाज होता है, रात को जब हम बिस्तर पे सोते हैं तो मरणासन आसन होता है। सुबह का पता नहीं कि सुबह हम जगेंगे कि नहीं जगेंगे, लेकिन अगर सुबह जगे हैं तो एक नया जीवन हमें मिला है, और जो जीवन मिला है वो जीवन परमात्मा और इस राष्ट्र का जीवन है। तो राष्ट्र के लिए निष्ठा होनी चाहिए। हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, अगर राष्ट्र के प्रति हमारी निष्ठा है, वफादारी है, ईमानदारी से हम कर्म करते हैं, तो हम वास्तव में हम एक साधक हैं, हम एक सैनिक हैं। ये पिक्चर उसी के लिए दर्शाती है, क्योंकि एक सैनिक अपने कर्मों के प्रति निष्ठावान होता है, तभी वो राष्ट्र को रक्षित और सुरक्षित रख सकता है। वफादारी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम किसी के साथ वफादारी से कर्म करते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। और हम इस धरती में हमने जन्म लिया है, इस धरती ने हमको सांसें दी हैं, इस धरती ने हमें शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं और रोजगार दिया है। तो इस धरती की खातिर अगर हम वफादार नहीं हुए तो फिर हम इंसान नहीं हैं। हमें अपने उस संस्था के लिए वफादार होना बहुत जरूरी है। अगर हम वफादार हैं तभी वो संस्था आगे बढ़ती है और संस्था का नाम बुलंदियों तक पहुंचता है। तो हर संस्था के हर एक नागरिक जो उसमें कर्मचारी है, चाहे सीनियर से लेकर के जूनियर तक, सबको वफादार रहना है, क्योंकि संस्था एक मां की तरह होती है। संस्था एक मां है जो अपने कर्मचारी, अपने बच्चों को उसी तरह से देखभाल करती है जिस तरह से घर में एक मां करती है। तो बच्चों का भी कर्तव्य और दायित्व बनता है कि उस संस्था के लिए अपने आप को समर्पित करना, उस संस्था के प्रति वफादार और ईमानदार रहना। हम सब जानते हैं कि सैनिक अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी संस्था के प्रति वफादार होता है, और हर एक राष्ट्र का जो सच्चा नागरिक है वो चाहे किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा हो, वो भी एक वफादार होता है, ईमानदार नागरिक ही होता है, सैनिक ही होता है। सैनिकों ने जिस तरह से मैं आपसे बात कर रहा था कि कारगिल, बटालिक, द्रास ऐसे दुर्गम क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों में सबसे पहले द्रास सेक्टर में हमें युद्ध लड़ने का मौका मिला तोलोलिंग टॉप के ऊपर। मेरी बटालियन 18 ग्रेनेडियर, उनको सबसे पहले तोलोलिंग टॉप के ऊपर युद्ध लड़ने का मौका मिला। आप सबको जब कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपके जो डायरेक्टर्स हैं आपको तमाम डिटेल में ब्रीफिंग देते हैं, आपको हर चीज प्रोवाइड की जाती है, लेकिन सैनिकों को कुछ प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सैनिकों को सिर्फ इतना ही जानकारी दी, हम सबको इतनी जानकारी मिली कि यहां पर कुछ मिलिटेंट हैं, उनको मारना है या भगाना है। दुश्मन ऊपर बैठा है,
-20 डिग्री टेम्परेचर था उस समय। जितनी देर अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर में अगर बैरिक से बाहर खड़े होते तो चेहरे से खून टपकना शुरू हो जाता था, इतनी सर्दी थी। हम सब जानते हैं कि हाई एल्टीट्यूड के लिए ऑर्डिनेंस की तरफ से अलग से क्लोथिंग बनता है ताकि उसको पहन करके आप उस इलाके के अंदर सर्वाइव कर सके। स्पेशल इक्विपमेंट होता है, स्पेशल वेपन होता है, स्पेशल ट्रेनिंग भी होती है। लेकिन उस समय एक ऐसा वातावरण हुआ कि ना तो स्पेशल ट्रेनिंग मिली, न स्पेशल इक्विपमेंट मिला, न स्पेशल क्लोथिंग मिला। सिर्फ वहां पर जाकर के डिप्लॉयड कर दिया और बता दिया कि आपने जो है यहां पर युद्ध लड़ना है। यहां इस इलाके के अंदर 13,000 से लेकर के 18,000 फीट तक की ऊंची पहाड़ियां थी। और सबसे बड़ी चीज कि जो नेविगेशन के लिए हमें लैंडमार्क चाहिए, पेड़ पौधे चाहिए, कुछ भी नहीं था। सिर्फ पथरीला, निर्जन और ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी और बर्फीले तूफान यहां की खास विशेषता थी। आप लोग अगर श्रीनगर टू ले गए होंगे तो ये कैप्टन मोड का चित्र है जो जिग जॉग टाइप में बना हुआ है। व्यक्ति की जिंदगी भी इसी प्रकार से है। हम ईसीजी कराने जाते हैं ना, उसमें भी ये इसी तरह से अप डाउन होता है। तो ये जिंदगी उसी तरह से है। जिंदगी के रास्ते ये सेम हमारी जिंदगी को दर्शाता है। और अगर प्लेन हो गया तो आदमी प्लेन ही है फिर। तो हमें जिंदगी में चढ़ाई उतराई आएगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उन कठिनाइयों के अंदर धैर्य के साथ, साहस के साथ मानसिक संतुलन को बना करके उसका मुकाबला करना है। क्योंकि कोई भी परिस्थिति इंसान को कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसकी क्षमता, उसकी दक्षता को आकलन करने के लिए आती है, उसको ताकतवर बनाने के लिए आती है। ये वो तोलोलिंग टॉप, अगर आप वहां पर कभी जाने का मौका मिला होगा, या 26 जुलाई को जो कारगिल विजय दिवस हम मनाते हैं, तो आपने मेमोरियल देखा होगा कारगिल का। कारगिल का मेमोरियल इसी पहाड़ी के जस्ट नीचे बना हुआ है। ये पहाड़ी नेशनल हाईवे श्रीनगर टू ले बिल्कुल सटी हुई पहाड़ी है, जिसने पूरा नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया था। कोई भी लॉजिस्टिक सपोर्ट हमारा आगे की तरफ नहीं जा रहा था। परवेज मुशर्रफ साहब ने इतनी अच्छी प्लानिंग किया, क्योंकि उसका जो सैन्य उद्देश्य था कि जोजिला पास से नेशनल हाईवे को कट ऑफ करके पूरे ले वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लेना, और जो जिहाद की आग कश्मीर वैली के अंदर 1990 से जलती चली आ रही थी, हमारी फौज ने उसको धीरे धीरे करके ठंडा कर दिया। उस आग को भी दोबारा से भड़काना था। इसीलिए उन्होंने वहां पर सर्दियों के समय में इतनी भारी मात्रा के अंदर अम्युनिशंस, राशंस, मैन पावर का स्टॉकिंग कर लिया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन वो भूल गए। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है और इस मिट्टी में सिंगनिया और शेर पैदा होते हैं। इन हिंदुस्तान के सैनिकों ने, शेरों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके उनके बंकर को उनका कब्रिस्तान बनाया शुरू किया। हम 18 मई को यहां पर पहुंचे और 20 मई को इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। दुश्मन ऊपर है, वो हमारी तमाम मूवमेंट को देख सकता है, मूवमेंट को देख करके हमें आसानी से बर्बाद कर सकता है। इसलिए नई प्लानिंग तैयार की कि हमें अंधेरे का सहारा लिया, और अंधेरे के सहारों से हम पहाड़ी के बहुत ऊपर तक पहुंच पाए। दुश्मन नीचे तक बैठा था, धीरे धीरे विड्रॉल होकर के टॉप पर पहुंचे। टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने वहां से फायरिंग शुरू किया। एक बटालियन का एक ही एक्सिस था, उस पूरे एक्सिस को रोक दिया। तभी हमारे तत्कालीन बटालियन कमांडर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, उन्होंने दोबारा से रणनीति बनाई। बटालियन को 2 हिस्सों में डिवाइडेड किया कि हम मल्टीपल अटैक करेंगे ताकि दुश्मन की ताकत को बांटा जा सके और आसानी से हम सफलता प्राप्त कर सके। एक के बाद एक हमले शुरू हुए। नायक सूबेदार लालचंद साहब, उनकी टीम गई और वो पूरी की पूरी टीम शहीद हो गई।
अगले दिन सूबेदार रणधीर सिंह साहब की टीम गई, वो पूरी की पूरी टीम शहीद हो गई। दिन प्रतिदिन कैजुअलिटी पे कैजुअलिटी बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन हिंदुस्तान के सैनिकों ने अपना हौसला नहीं खोया, अपने धैर्य को बनाए रखा, अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखा। ये धीरे धीरे आग बहुत तेजी से बढ़ी। 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स इन पहाड़ियों के ऊपर बम्बारमेंट करने के लिए आए, लेकिन इस बिल्डिंग के समान ऊंचे ऊंचे पत्थर, उन पत्थरों के नीचे से मिट्टियां निकाल करके बंकर बनाए हुए थे। तो इतने बड़े पत्थर के ऊपर कितना ही बम्बारमेंट करो, कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा था। हमारी फिर भी कैजुअलिटियां बढ़ने लगी। फिर 28 मई को हमारे एक मेजर राजेश अधिकारी जो डेपुटेशन पे आए हुए थे, वो मैकेनाइज के थे, उनको एयर रेकी के लिए भेजा गया। तो क्योंकि अभी तक 4 या 5 संख्या दिखती थी, तो एक्चुअल संख्या का आकलन लगाया जा सके। जब वो एयर रेकी करके आए तो अभी तक सिर्फ टेररिस्ट ही हमें पता था, और संख्या में इजाफा हुआ कि 4-5 नहीं 20-25 है। इसी दिन शाम को भारतीय वायुसेना के 3 अटैकर हेलीकॉप्टर्स इस पहाड़ी के ऊपर बम्बारमेंट करने के लिए आए, और मुझे अच्छे से ज्ञात है कि शाम का वक्त था। ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर जब फायर करके वापस टर्न हुआ तो इसको गाइडेड मिसाइल के द्वारा गिरा दिया गया, और इसी दिन हमारा MiG-21 को कारगिल सेक्टर के अंदर गिरा। तब हिंदुस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सरकार को ये आभास हुआ कि यहां पर टेररिस्ट नहीं बल्कि रेगुलर आर्मी है। इसी दिन भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद पत्थर, भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय और भारतीय जल सेना ने ऑपरेशन तलवार लॉन्च किया। तीनों सेनाएं एक शिव के त्रिशूल की तरह है, और शिव का त्रिशूल अभेद्य लक्ष्य को भी आसानी से भेद सकता है। तीनों सेनाओं ने अपने अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने उस बैटलफील्ड के अंदर अपना प्रदर्शन करना शुरू किया। हमारी कैजुअलिटियां बढ़ती जा रही थी। जिस तरह से अभी राजीव सर हैं, और अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो नीचे वाले जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, जनरल मैनेजर के ऊपर प्रेशर तो बढ़ेगा कि अगर ये प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इतना क्यों नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सीओ के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। डिव कमांडर, कोर कमांडर, आर्मी कमांडर बोला, ठाकुर आपको कैजुअलिटियां बढ़ती चली जा रही है, सफलता नहीं मिल रही है, पलटन को नीचे उतार। लेकिन इसी दिन मेजर राजेश अधिकारी के साथ हमारी एक और टीम अटैक के लिए गई, लेकिन वो उनके बहुत बंकर के करीब पहुंचे और हैंड टू हैंड फाइट करते हुए वो टीम भी पूरी की पूरी शहीद हो गई। अभी तक जितनी भी कैजुअलिटियां हुई थी तमाम की डेड बॉडी रिकवर कर ली, लेकिन मेजर राजेश अधिकारी साहब की जो टीम थी उनके बंकर के नजदीक पड़ी थी, उन डेड बॉडियों को निकाला नहीं जा सकता था। बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं कामयाब हुए। फिर प्रेशर बना जो एक फौज के अंदर और संस्था के अंदर होना चाहिए, जो आपसी जो संबंध बहुत गहरे हों, जहां इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पिता पुत्र की तरह होते हैं, वो संस्था हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। बटालियन कमांडर ने बोला, सर मेरे बच्चों की डेड बॉडी ऊपर पड़ी है, मैं जब तक अपने बच्चों की डेड बॉडी को उतार नहीं लूंगा मैं नीचे नहीं जा सकता हूं। विजय या वीरगति, ये पूरी पलटन या तो यहां पर शहीद होगी या यहां पर विजय प्राप्त करके हम नीचे आएंगे, हम नीचे नहीं आएंगे। फिर आखिरी हमने 2 जून को दोबारा से हमला हुआ, जिसमें हमारे सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, उनकी टीम के उनके नेतृत्व में हमला हुआ। वो भी उनके बहुत करीब तक पहुंचे और उनको भी ऐसे सामने आ गोलियां लग गई, वो वहां पर गिर गए। तो पहले ये कम्युनिकेशन के साधन मोबाइल नहीं थे, तो सैटेलाइट वाले फोन हुआ करते। वो दिन हमारे लिए, पलटन के लिए बहुत मनहूस दिन और डार्कनेस था पूरा। उनका जो सिग्नल ऑपरेटर था उसने सीओ को कॉल किया कि बोला सर 2IC को तो गोली लगी। बोला दिख रहे हैं? बोला हाँ दिख रहे हैं। बोला पैर पकड़ करके नीचे की तरफ खींचो।
तब तक वो जीवित थे। उन्होंने बोला सर आप बोलते हो यहाँ पर 20-25 हैं, यहाँ पर तो उनकी पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट, जब तक हमें आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर नहीं होगा, आर्टी सपोर्ट नहीं होगा, तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे। इतना कहते कहते उनके घर पे टेलीफोन मिलाया, मैडम ने सिर्फ हेलो बोला था और इधर से इनके प्राण पखेरु हो गए। एक भारतीय सेना ने एक बहुत बड़े योद्धा को, एक बहुत बड़े ज्ञानी ऑफिसर को खो दिया। पूरी पलटन मायूसी में चली गई। फिर दोबारा से प्रेशर बना, तब सीईओ ने बोला कि सर अगर आपने हेल्प करनी है तो हमें एज ए रीइंफोर्समेंट दे दीजिए। तब सेकंड राजरिफ को एज ए रीइंफोर्समेंट के तौर के ऊपर नियुक्त किया गया। सेकंड राजरिफ के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रविंद्रन, उन्होंने हाई लेवल जब मीटिंग हुई उसमें सीधा स्पष्ट कहा कि मैं अटैक तब करूंगा जब मुझे यहां पर आर्टिलरी सपोर्ट मिलेगा। काफी विचार विमर्श के बाद वहां पर आर्टिलरी डिप्लॉयड हुई। वहां पर मीडियम, बेफोर्स, फील्ड तमाम गनें वहां पर डिप्लॉयड कर दी गई। और मुझे याद है कि 12 जून को शाम के समय जब आर्टिलरी की गनों ने फायर करना शुरू किया, तो ये आप जो अभी यंत्र बना रहे हैं, आपके इन यंत्रों के माध्यम से उस पहाड़ी के ऊपर सिर्फ आग ही आग थी। और सुबह 13 तारीख को दोबारा से जब हमला किया तो वहां पहली सफलता के रूप में वो तोलोलिंग टॉप हमें पुनः प्राप्त हुआ। सेकंड राजरिफ और 18 ग्रेनेडियर को वहां से हमें विड्रॉल कर दिया गया। और इस पूरी लड़ाई के दौरान हमने 2 ऑफिसर और 21 जवानों को खोया था इस पहाड़ी के। हमें जब वापस नीचे आए, नीचे आने के बाद जैसे ही हमारा इक्विपमेंट, वेपन्स, उनका मेंटेनेंस में लगे हुए थे, तभी हमें एक और टास्क मिला, टाइगर हिल, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई पहाड़ी क्षेत्र की लड़ाई की बहुत बड़ी विशेषता यह होती है, जब तक हाइट्स हमारे हाथ में नहीं है तब तक हम पूर्ण रूप से सक्सेस नहीं है। हिंदुस्तान की फौज ने नीचे वाली चोटियों के ऊपर तो कब्जा कर लिया, लेकिन हाइट्स अभी भी दुश्मन के पास थी। तो हाइट्स को लेना बहुत जरूरी था और इसी श्रृंखला में सबसे पहले इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर युद्ध लड़ना था। इस टाइगर हिल के ऊपर पहले से 8 सिख मौजूद थी, तो हमारी बटालियन को चुना गया। बटालियन कमांडर ने, क्योंकि विशेष पहाड़ी थी, तो विशेष एक टीम का गठन, घातक प्लाटून एज कमांडो टीम का निर्माण किया। उसमें नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके वो टीम का निर्माण चल रहा था। मैं नौजवान साथियों को बताना चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं, बल्कि उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। मैं कोई विशेष शक्ति लेकर के इस धरती पर पैदा नहीं हुआ, आप लोगों की तरह एक आम इंसान हूं। न ही कोई विशेष योग्यता थी जिसके तहत मैं फौज में भर्ती हुआ। एक आम सैनिक प्रोसेस के द्वारा भर्ती हुआ एक आम सैनिक था। लेकिन 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को रसद पहुंचाना, राशन और अमनेशन पहुंचाना। हम 15 में से 3 जवान ऐसे थे जो 22 दिन तक बिना खाए, बिना सोए, बिना रुके, बिना थके हम चलते रहे। और उसी काम से हमारी पहचान बनी कि ये तीनों लड़के, तीनों सैनिक फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, इनको इस टीम का शामिल किया जाए इस टीम। तो इस प्रकार से मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस टीम का हिस्सा हुआ। तभी एक नए ऑफिसर कमीशन होकर के आए थे, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह, उनको उस टीम की कमान दी गई। तो हमने पूरी टीम तैयार होने के बाद 1-2 दिन का रिहर्सल का समय मिला और आखिरकार 2 जुलाई को, भाई आगे बढ़े, 2 जुलाई को इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। साथियों, इस पहाड़ी पर सिर्फ रात को चल सकते थे, दिन में नहीं। तो रात भर चलते थे
और दिन भर पत्थरों में चुपचाप छुपे रहते थे, फिर रात भर चलते थे। इस प्रकार से 2 रात और 1 दिन इस पहाड़ी पर हिंदुस्तान के ये सैनिक कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर के टाइगर हिल के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। और तीसरी रात का वो मंजर आज ही मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 23 साल हो गए। सुबह का वक्त होने वाला था। बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हो रहा था। रस्सियों के सहारे हमने इस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू किया। अंधेरे की वजह से हमें नहीं आभास हुआ कि हम उनके बंकर के बीच से जा रहे हैं। हमारी आवाज हुई, चढ़ते समय पत्थर नीचे गिरने लगे तो उनकी भी आवाज हुई। शायद वो सो रहे होंगे। हमारी उस आहट को, आवाज को सुन करके उनकी आंखें खुली तो उन्होंने एकदम से दोनों तरफ से फायर खोल दिया। जब फायर खुला तो हमारा रास्ता कट ऑफ हो गया। केवल तब तक हम 7 जवान ऊपर चढ़ पाए थे। ऊपर चढ़े तो सामने दुश्मन के 2 बंकर। फिर हमने 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। पीछे पीछे पीछे। हाँ। वहां से टाइगर हिल टॉप मात्र 50-60 मीटर था। टॉप पर तो उनकी एक पूरी कंपनी का डिप्लॉयमेंट था। पाकिस्तान की एक कंपनी की स्ट्रेंथ 150 की। उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान की फौज तो बहुत करीब तक आ गई है। इतना जबरदस्त हमारे ऊपर बम्बारमेंट शुरू हुआ। ऐसी कंडीशन आ गई कि हम एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को इस संस्कार में कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना। हिंदुस्तान के ये बेटे और बेटियां अपने मां के वक्तव्य को सार्थक करने के लिए सीने पर गोलियां खाते हैं। अगर किसी को अगर सौभाग्य मिला किसी सैनिक के शरीर, पार्थिव शरीर को देखने का, तो उसके सीने पर गोलियों के निशान होंगे, कभी पीठ पर गोली के निशान नहीं होते हैं। हमने भी सोचा कि हमें मरना ही तो है, दो धरती पे आया है, वो अमर तो नहीं होगा, मरेगा, लेकिन मरने से पहले ऐसे कर्म करो और ऐसा कुछ कर जाओ कि दुनिया याद रखे। तो हमने सोचा कि हम दुश्मनों को मार करके मारेंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा मार सकते हैं हम मारेंगे। इसी सोच के साथ हम आगे की तरफ दौड़े। उनके बंकर की जो डेड बॉडियां उनमें बंकरों में पड़ी हुई थी, डेड बॉडियों को बाहर निकाला और उन बंकर को अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन किया और फिर हमने उस बंकर से लड़ना शुरू किया। और हम सब जानते हैं कि बिना लीडर के कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। उस समय हमारा जो लीडर, हमारा प्लेटून हवलदार मदन, वो हमारे साथ था, जिसकी बदौलत हमने उन बंकरों से 5 घंटे तक युद्ध लड़ा। धीरे धीरे हमारा अम्नेशन समाप्त होने लगा। हम ऐसी परिस्थिति में थे कि नीचे वाली टीम ने रुमाल में बांध करके अम्नेशन फेंका है हमारे पास, लेकिन उस अम्नेशन को नहीं उठा सकते हैं, इतने मजबूर हो गए थे। धीरे धीरे जब बहुत कम मात्रा में अम्नेशन बचा, तब फिर हमने प्लान किया कि अगर बिल्कुल ही अम्नेशन समाप्त हो गए तो राइफल तो डंडे हो जाएंगे, इन डंडों से युद्ध नहीं लड़ा सकता। तो हम कैसे दुश्मन के अम्नेशन को अपना अम्नेशन बनाएं। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी समस्याएं, बाधाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं जहां पर हम हताश और निराश हो जाते हैं। जब हम हताश और निराश होते हैं तो नकारात्मकता हमारे मन मस्तिष्क को घेर लेती है और कई बार हमारे नौजवान उसी नकारात्मकता में इतना डूब जाते हैं कि अपने जीवन को भी समाप्त कर लेते हैं। मैं उन नौजवानों को कहना चाहता हूं कि ये आपका जीवन नहीं है, ये इस राष्ट्र का जीवन है
और ये उन माँ बाप का जीवन है जिन्होंने इस धरती पर हमें लाया है। तो जब ये जीवन हमारा है ही नहीं, तो इस जीवन को समाप्त करने का अधिकार हमें किसने दे दिया? तो जिस तरह से मैं शुरुआत में आपको बोला कि परिस्थितियां हमें कमजोर नहीं बनाती हैं, परिस्थितियां हमें स्ट्रांग बनाती हैं। तो हमने उसमें सोचा कि दुश्मन के अम्नेशन को कैसे बनाया जाए। अपना बनाएंगे हम। दुश्मन को जितना मारेंगे उतना ही अम्नेशन हमें मिलेगा। दुश्मन मरेगा कैसे? कि जब हम अपना फायर बंद करेंगे। अपना फायर बंद करेंगे तो ये पत्थरों से बाहर निकलेंगे, और पत्थरों से बाहर निकलेंगे तो हम आसानी से उनको मार सकते हैं। इस तरह से हमने पूरा प्लान किया। प्लान करने के बाद 3 अलग अलग पत्थरों के पास हम बैठ गए, आपस में कोऑर्डिनेशन कर लिया। दुश्मन की आर्टिलरी, उनके मोटर्स का लगातार फायर चल रहा था। उसी फायर के दौरान अपना फायर बंद कर दिया। फायर बंद करते 20-25 मिनट तक जब हमारी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, तो उनको लगा कि शायद ये मर गए हैं या इनका मिशन समाप्त हो गया है। एक बहुत सामने बहुत बड़ा पत्थर था, दोनों तरफ से निकलने के रास्ते। तो 10-12 पाकिस्तान के जवान उन पत्थरों से निकल करके ऐसे बाहर आए, और बहुत जब करीब तक पहुंचे, हमने आपस में कोऑर्डिनेशन किया था। एक साथ हमने उनके ऊपर फायर खोला। उनमें से 1-2 बचा, सबको मौत के घाट उतार दिया। फिर उन्हीं का हथियार, उन्हीं का अम्नेशन लेकर के फिर फायर करने लगे। लेकिन 1-2 जो बचा था, उन्होंने जाकर के ऊपर बता दिया कि हिंदुस्तान के वहां पर 8 या 10 ही जवान हैं। विदिन 30 मिनट हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। 35 से 40 पाकिस्तान के जवानों ने दोबारा से हमला कर दिया, और हमला इतना जबरदस्त, जितने भी उनके पास हैवी वेपन थे, चाहे वो HMG हो, MMG हो, चाहे उनके पास मोटर है, 81 मोटर थी, 51 मोटर की तरह ही उनकी भी मोटर्स होती हैं, उनके आर्टिलरी के गन, तमाम 20 मिनट तक तो हमें सर नहीं उठाने दिया। फायर बंद करते ही ऊपर से पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, ग्रेनेड फेंकने शुरू कर दिए, ताकि हमको चोट लगे, हम चिल्लाएं और उनको लोकेशन पता चल जाए, ताकि वो दूर से दूर आसानी से हमें बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन हम अपने धैर्य को बनाए हुए चुपचाप बैठे रहे, उनके नजदीक आने का इंतजार करने लगे। जब वो बहुत करीब तक आए तो LMG की बैरल उनको नजर आई, सीधा उसी के ऊपर RPG का राउंड गिरा दिया। उस राउंड को गिरते ही LMG डैमेज हो गई। उसको चलाने वाले नए जवान थे, उनको आकर के जब पत्थर लगे तो ऐसे प्लाटून हवलदार बैठा था उसकी तरफ दौड़े, और उस प्लाटून हवलदार के वो आखिरी शब्द आज ही मेरे कानों में गूंजते हैं, क्योंकि उस वेपन के बाईं तरफ मैं बैठा हुआ था। मुझे आवाज दिया, योगेंद्र LMG को उठा करके फेंक, दुनिया में इस वेपन के सिवा आज कोई बचाने वाला नहीं है। जैसे मैं उस हथियार को उठा करके उनकी तरफ फेंका, तो जिन पत्थरों से हम फायर कर रहे उसी के ऊपर 7 पाकिस्तान के जवान खड़े थे। मैं कहा, सर ये तो बहुत करीब तक आ गए, कहां पर है? ये खड़े। उसने शायद मेरी आवाज भी पहुंची होगी, उन्होंने सीधा ऊपर से ग्रेनेड फेंका। तो एक जो मेरे पीछे लेट करके फायर कर रहा था साथी, उसकी यहां से उंगली कट करके दूर जाकर के पड़ी। तो जिसको चोट लगती है दर्द का एहसास उसी को होता है। उसको लगा कि शायद उसका हाथ कट गया है। मैं पीछे की तरफ मुड़ करके देखा, उनको आश्वस्त किया कि सर आपकी हाथ नहीं कटा, उंगली कटी है, फर्स्ट एड दिया। एक और जवान घायल हो गया, उसको भी फर्स्ट एड दिया। सभी ने बोला कि यार आप लोग फायर नहीं कर सकते हो, लड़ नहीं सकते हो, ऐसे करो नीचे कूद जाओ और अपनी टीम को चढ़ाने की कोशिश करो। अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके गया था कि एक सैनिक दूसरे सैनिक के लिए अपने आप को कुर्बान कर देता है, आज प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा था। उन्होंने यही बोला कि यार जीना है तो तुम्हारे साथ जीना है, मरना है तो तुम्हारे साथ मरना है। इससे बड़ी प्रेरणा शक्ति और कुछ हो ही नहीं सकती थी। एक और मेरा जो सीनियर था, उसके पास स्नाइपर राइफल थी, उसके ऊपर 3 तरफ से फायर आने लगा। तो एक मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट थे हम ट्रेनिंग के, ग्रेनेडियर अनंतराम। हम दोनों को बोला दौड़ करके जाओ, उसकी हेल्प करो।
जैसे वहां से हरकत किया, शायद मेरा मूवमेंट भी उनको नजर आया होगा। ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंका, तो ग्रेनेड का एक स्प्लेंडर आकर के मेरे भी घुटने के नीचे लगा, तो मुझे भी आभास हुआ कि शायद घुटने से मेरा पैर कट गया है, क्योंकि मैं भी एकदम से नीचे जा गिरा। नीचे गिरते ही मन में आया, देखता हूं पैर कटा है कि नहीं। तो ऐसे हाथ लगा करके देखा तो बहुत गहरा जख्म था, लेकिन पैर नहीं कटा था। खुद फर्स्ट एड करने लगा था। अभी फर्स्ट एड कर ही रहा था, तभी दोबारा से एक और ग्रेनेड गिरा, तो उस ग्रेनेड का एक टुकड़ा आकर के यहाँ पे लगा, ये पूरा काट दिया। तो इसको कटने के बाद लगा कि शायद आंखें चली गई हैं, पूरा चेहरा शून्य हो गया, कुछ भी दिखाई नहीं दिया काफी देर तक। और जब आंखें खुली, देखा ऊपर से नीचे तक लहूलुहान और नाक से खून की धार बह रही थी। वहां उनका एक स्लीपिंग बैग पड़ा हुआ था, उस स्लीपिंग बैग से बहुत देर तक लहू को साफ करता रहा, लेकिन लहू बहना बंद नहीं हुआ। फिर भी मैं घिसटता हुआ, रेंगता हुआ अपने उस साथी के पास पहुंचा, तो पहाड़ी से पीठ लगा करके ठीक हम आमने सामने बैठे हुए थे। मेरे साथियों, आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा, गर्दन कटती है और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है, मैंने उन पलों को जिया है कि सैनिक का शरीर का कोई भी अंग कटता है, लेकिन वो अंग की परवाह नहीं करता, बल्कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। तो जब मैं पूरा लहूलुहान था सर से लेकर के पैर तक, सामने जो साथी बैठा था उसको मैं बोला फर्स्ट एड कर दीजिए। तो उन पलों को आज जब याद आती हैं तो आंखों से अश्रु बहते हैं। उन्होंने अपनी फील्ड पट्टी निकाली, उसका हाथ यहाँ तक पहुँचा था पॉलीथीन फाड़ने के लिए, यहाँ पे गोली लगी, इधर से भेजा निकलता हुआ मैंने देखा, पीछे की तरफ लेटता हुआ चला गया। उनका हाथ पकड़ा, लेकिन एक शब्द नहीं बोले। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा साथी, मैं उसको बोला, अनंतराम सर को तो गोली लगी है। और उसके मुख से आखिरी शब्द क्या? उसको ऐसे सीने में ब्रस्ट लगा, यहाँ से खून की फवारे छूटते हुए मेरी गोद में आकर के लेट गया। एक मेरा साथी खड़े होकर के फायर कर रहा था, वहीं पर आरटी का बम गिरता है और आरटी के बम से उसकी यहाँ से गर्दन कटती है, धड़ नीचे गिरता है, धड़ 2 कदम तक चलता है, फिर नीचे गिर जाता है। इस तरह से करके एक एक साथी शहीद होने लगा। फिर एक ऐसा पल भी आया कि उन्होंने इस तरह से आकर के हमको घेर लिया और वो गोलियों की बौछारें हुई, उन गोलियों की बौछारें में सब कुछ खत्म। मेरे तमाम साथी शहीद, मैं भी उनकी तरफ से मर चुका था। फिर उनका एक कैप्टन था, कमांडर, उसने बोला इनको रीचेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां दागते थे, बॉडी ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ। तो जब सामने वाले को मारा, उसकी बॉडी उछली, बगल वाले को मारा, तो मैं भी इस तरह से पड़ा था। उसने फर्स्ट में यहाँ पे गोलियां मारी, फिर पैर में 2 जगह पे गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से धुआं निकल रहा है। गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है। फिर उन्होंने बहुत अमानवीय क्रूरताएं जो वो करते हैं, हमारे बूट की ठोकरें मारने लगे, पत्थर मारने लगे, डेड बॉडियों को पूरा छिन्न भिन्न करने लगे, गालियां देते रहे, सब कुछ पड़ा सहता रहा। वहां से 500 मीटर नीचे हमारा एक एमएमजी पोस्ट था, टाइगर हिल की बगल में ही मस्को वैली, वहां उनका बेस कैंप था। तो उस कैप्टन ने अपने बेस कैंप को मैसेज दिया कि नीचे जो हिंदुस्तान का एमएमजी पोस्ट है उसके ऊपर हमला कर दो। ये आवाज जब मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाए। तब ऊपर वाले से एक ही प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख देना कि मैं अपने साथियों तक सूचना दे। अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा के साथ उस परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं, उस शक्ति को याद करते हैं, तो वो शक्ति जरूर साथ देती है। चुपचाप पड़ा रहा। काफी देर के बाद उनके कमांडर ने फिर बोला कि इनके हथियार उठा लो। तो उनका एक जवान आकर के हथियार उठा रहा था, एक गोलियां मारता चला हुआ आ रहा। तब तक अपने मन मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा कर लिया था कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज आपके सम्मुख भी खड़ा हूं। जीवन में विश्वास अगर हम कर लेते हैं तो वही हमें ताकत, सामर्थ्य और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।
वो आए, दोबारा से गोलियां मारने लगे। फिर भी उसने आकर के बाजू में, पैर में गोली मारी। जब 2 कदम चला, न जाने उसको क्या हुआ, उसको लगा कि शायद ये जिंदा होगा। वापस मुड़ा, उसने राइफल जब सीने की तरफ करी, तब मुझे भी लगा कि यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे साईं मार सके ना कोई, और इस देश को भारत माँ बोलते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते, ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं, बल्कि एक सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती है। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने मुझे वो माध्यम चुना होगा। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पर्स में 5-5 रुपए के कुछ सिक्के भी थे, और वो शायद इकट्ठे हो रहे होंगे। तो जब वो गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी और रिकोचिट हो गई। उस गोली के धक्के से मुझे खुद आभास हुआ कि मैं तो मर गया हूँ। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया, उसने आकर के मेरा AK-47 उठाया, शायद उसका पैर मेरे पैर से टकराया होगा। तब मुझे एकदम से चेतना आई कि मैं तो जिंदा हूँ। तब अंतर्मन से आवाज है कि योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। मेरे पास आप लोगों के बनाया हुआ वो हैंड ग्रेनेड नंबर 36 मेरे पास था। उस ग्रेनेड को निकाला, उसकी पेन निकाल करके उसी के ऊपर ऐसे फेंक दी। तो दोनों तरफ उसके हथियार टके हुए थे, कोट में हुड लगा हुआ था। वो ग्रेनेड सीधा उसके हुड के अंदर जा गिरा, और जब तक वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड तो फट गया। यहाँ से उसका पूरा सर उड़ा और फिर हमारे ऊपर आ गिरा। उसके गिरते ही उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से तो कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। बस वही एक मौका था मेरे पास। गिरते ही मैंने उसकी राइफल को ऐसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन इस हाथ की पूरी हड्डी निकल के बाहर थी, ये तो हिला ही नहीं, सिर्फ कंधा कंधा हिला। एक हाथ से राइफल को उठाया, वहां से ऐसे फायरिंग किया और 3-4 पाकिस्तानियों को और मौत के घाट उतारा। फिर इसी हाथ से पलटा खाया, दूसरे पत्थर से, तीसरे पत्थर से, 3-4 जगह से फायरिंग किया। तो उनको लगा कि ये अकेला नहीं, नीचे से रीइंफोर्समेंट आ गई है। उनके पैर उखड़ गए, उनके हौसले परस्त हो गए, और वहां से वो भाग खड़े हुए। 4-5 मीटर तक खिसकता हुआ, रेंगता हुआ फायर करता उनके पीछे गया। तो 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए हैं, उनके वेपन का पूरा डिप्लॉयमेंट है, वो सब कुछ वहां से दिख रहा है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। बहुत देर तक वहां पर पड़ा रहा। उस समय जहन के अंदर एक ही पागलपन, एक ही सोच, अपने पोस्ट को बचाना, अपने साथियों को बचाना। फिर धीरे 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 रेंगता हुआ, खिसकता हुआ अपने उन साथियों तक आया। मन में लगा कि हो सकता मेरी तरह इनमें से कोई जिंदा होगा। आकर के एक एक को देखने लगा, किसी का पूरा सर फटा हुआ बाहर था, किसी के पूरे फेफड़े निकले हुए बाहर थे। एक एक को देख करके रोता रहा। 2.5 साल की सर्विस थी और 19 साल की अवस्था। ना तो उम्र का तजुर्बा था, ना सर्विस का अनुभव। ये भी पता नहीं कि हिंदुस्तान किधर है, पाकिस्तान किधर है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ी पहाड़, किन रास्तों से ऊपर चढ़ करके आए, कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बहुत देर रोया, रोते रोते फिर अपने आप को संभाला। हाथ की हड्डियां जब आपस में टकराने लगी तो असहनीय पीड़ा होने लगी। इस हाथ को ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ बंध नहीं पा रहा था। फिर लगा कि शायद ये कट गया है। मन में आया कट गया तो इसको तोड़ करके फेंक देता हूँ। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा नहीं। फिर इसको उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और सोचता रहा। तभी एक ऐसी आवाज सुनाई दी। हम सब सोचते हैं इंसान का एक ही शरीर होता है। इंसान का एक शरीर नहीं, इंसान के 3 शरीर होते हैं। ये स्थूल शरीर जो हमें दिखता है ये तो नश्वर है। एक सूक्ष्म शरीर, एक शरण शरीर। वो कर्ण शरीर तो वही है जिसमें हमारी वो दिव्य ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। और ये सब तभी होता है जब हमारी आत्मा परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है। तो शायद उस समय बस एक ही सोच थी, एक ही विचार था। परमात्मा से यही कर रहा था कि इस शरीर से सांस निकलने से पहले हर हाल में तिरंगा लक्ष्य पर लहराना चाहिए, और अगर मेरे स्वरोच्चारण की शक्ति बचे तो अंतिम शब्द वंदे मातरम ही निकलना चाहिए।
तभी वो दिव्य ध्वनि सुनाई दी जिसने बोला बेटा इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। मैं चारों तरफ देख रहा हूं लेकिन कुछ भी नजर नहीं आ रहा। फिर मैं उसी आवाज की बताए हुए उस रास्ते से नीचे लुढ़क गया। 500 मीटर नीचे लुढ़क करके आया। नीचे आया तो एकदम से गड्ढा आ गया, एक हाथ से पत्थर पकड़ करके लटका हुआ था। तब मुझे लगा शायद मैं पाकिस्तान की तरफ आ गया हूं। नीचे देखा तो मुझे मेरे साथी नजर आए। जिस तरह से हम फिल्मों के अंदर देखते हैं जब कोई ग्रेनेड फटता है पूरे ड्रेस के चीथड़े हो जाते हैं, सेम कंडीशन थी। कोई कह ही नहीं रहा था कि ये जिंदा रहेगा, सबको था कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था कि मैं जिंदा रहूंगा। तो मैं चुपचाप वो उठा करके लेकर गए उनको। मैं बोला सर मुझे कुछ नहीं होगा, सिर्फ पोस्ट को बचा लो कैसे भी करके। तो उनको तमाम वो इन्फॉर्मेशन दिया, पीछे कमांडिंग ऑफिसर को सूचना दिया कि इस प्रकार से जो हमारा लीडिंग सेक्शन था उसमें से एक जवान बच करके वापस आया, इस तरह की सूचना दे रहा है। तो जो फॉरवर्ड में हम लड़ते हैं तो ऐसा कोई साधन संसाधन नहीं कि फॉरवर्ड जवानों के पास घायल होने के बाद उसको लिटा करके या बिठा करके पीछे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। और हम सब जानते हैं पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ना आसान है लेकिन उतरना बहुत मुश्किल है, और वो भी कैजुअलिटी को लेकर। तो जवान मुझे कंधे पे डाल करके पीछे की तरफ लाने लगे। दिन का 1:30-2 बज रहा था। कमांडिंग ऑफिसर के पास पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी और इतना लहू बह चुका था कि दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया था। उन्होंने बोला बेटा मेरे को पहचानता मैं कौन हूँ? मैं कहा सब आवाज़ सुनाई दे रही, दिखाई कुछ नहीं दे रहा। बोला मैं तेरा कमांडिंग ऑफिसर कर्नल कुशाल चंद ठाकुर। मैं कहा जय हिंद साहब, बहुत तेज सर्दी लग रही। उन्होंने अपने लिविंग टेंट के अंदर लिटाया, 3-4 स्टॉप जलवाए, थोड़ी सी गर्मी महसूस हुई। अभी बारूद की वजह से जबान अटने लगी थी। मैं कहा साहब थोड़ा सा पानी पिला दो। बोले पानी नहीं मिलेगा। तभी डॉक्टर ने सुना, दौड़ करके आया, उसने ग्लूकोज की थोड़ी सी बोतल पिलाई, थोड़ी सी और एनर्जी सी महसूस हुई। तो उसने बोला कि बेटा कुछ बता सकता? हाँ सब बता सकता हूँ। तब ऊपर का तमाम घटनाक्रम, तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दिया। लास्ट में बोलते हैं जवान की रिक्वायरमेंट क्या है? मैं कहा साहब जवान की रिक्वायरमेंट अम्युनिशन और फील्ड पट्टी की है। आप सब तो जानते होंगे फर्स्ट लाइन अम्युनिशन, सेकंड लाइन अम्युनिशन, WWR फिर चलता है। तो एक जवान जब युद्ध के मैदान में जाता है तो फर्स्ट लाइन अम्युनिशन लेकर के जाता है। मैं कहा सर वो फर्स्ट लाइन अम्युनिशन भी कम पड़ गया था, आप फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते दे दीजिए। और फील्ड पट्टी एक ही दी जाती है। मैं कहा एक नहीं सर, 4-4 या 5-5 दे दीजिए। बोला खाने के लिए? मैं कहा सर खाने के लिए तो भूख ही नहीं लगती है। 72 घंटे से भी ज़्यादा का समय हो गया था। ये पार्ले जी वाले बिस्किट के पैकेट थे, आधा बिस्कुट का पैकेट हम एक बड्डी पियर ने खाया था, आधा तो बैलेंस ही था। सर भूख नहीं लगती। बस इतना कहते कहते तभी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3-4 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है। तब मैं पूछा हूँ कहाँ पर? पता चला 92 बेस हॉस्पिटल श्रीनगर। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी टीम ने टाइगर हिल टॉप के ऊपर हमला किया और बिना कुछ कैजुअलिटी के उस टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय पताका फहरा दिया। टाइगर हिल की जीत के बाद कारगिल युद्ध का यू टर्न हो गया था, सीज फायर हो गया था। और 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहाँ से बेस हॉस्पिटल दिल्ली रेफर कर दिया और 16 महीने बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में रहा। और उसके बाद फिर वापस भारतीय सेना में 25 साल 5 दिन की सेवा करके अभी सेवानिवृत्त हुआ हूँ, लेकिन अपने कर्तव्य और दायित्वों से निवृत्त नहीं हुआ हूँ। ये तमाम वो पिक्चर्स हैं, ये वेपन्स जो वहाँ से कैप्चर किए गए, ये एमुनिशंस। इस पूरी लड़ाई के दौरान हमारी बटालियन के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवान शहीद हुए। 2 ऑफिसर, 5 जेसीओज और 88 जवान गंभीर रूप से घायल हुए। और पूरे कारगिल युद्ध के दौरान 527 जवान हमारे शहीद हुए और 890 के आसपास हमारे गंभीर रूप से घायल हुए। ये हमारे हैं, पाकिस्तानियों के नहीं सुनेंगे कितने हैं। 5400 शहीद हुए।
मेंशन डिस्पैच 6, सुएज कम्युनिकेशन कार्ड 5 और जीओसी इंसी कम्युनिकेशन कार्ड 15 से तत्काल तब जो है सम्मानित किया गया था। पीछे पीछे पीछे, हाँ पीछे पीछे, बैक 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 लीजिए, बैक और बैक। ये वो परमवीर चक्र मेडल जो आपने फिल्मों के उसमें देखा होगा। इसमें जो 4 तरफ बने हैं, कौन सा निशान है? पीछे त्रिशूल है। ये वज्र का निशान है और वज्र दधीचियों की हड्डियों से बनाया हुआ है। ये इंद्र का हथियार है। ये महावीर चक्र और ये लेफ्टिनेंट बलवान उस समय जो हमारे टीम लीडर थे, नाव कर्नल हैं अभी, और ये हमारे मेजर राजेश अधिकारी जो तोलोलिंग टॉप के ऊपर शहीद हुए। ये हवलदार मदन जो मेरा टीम लीडर था, जिसकी बदौलत हमने जो वहाँ पर 5 घंटे तक 6 घंटे तक युद्ध लड़ा, और वो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन, इन सबको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये तत्कालीन हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर नाउ ब्रिगेडियर रिटायर्ड कर्नल कुशाल चंद ठाकुर, इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ये हमारे सेना मेडल और भारती के वो सपूत जिन्होंने अपने लहू की हर बूंद को इस देश और इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया। यहाँ पर मेरे ये प्रेजेंटेशन समाप्त होता है और मैं पुनः आपका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस यंत्र इंडिया लिमिटेड के फर्स्ट स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे यहाँ पर बुलाया गया, सम्मानित किया गया। मैं राजेश पुरी सर और तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनियों के महानिदेशक आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम सब सैनिक हैं और सैनिक की उस ताकत को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं आप उस सैनिक से भी बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है। और देश जितना अंदर से सशक्त होगा, जितना अंदर से समृद्ध होगा, उतना ही इस राष्ट्र की ताकत विश्व पटल के ऊपर अलग से निखर करके आएगी। तो हम एक सैनिक हैं और सैनिकों की सोच कैसी होनी चाहिए कि ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा, हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? यंत्र इंडिया लिमिटेड। कि हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पग समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा, हिंदुस्तान गाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।